आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मूक पाठ्यक्रम समाजशास्त्र में पर्यावरणीय नैतिकता के अंतर्गत एक अध्याय गहन पारिस्थितिकी की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। गहन पारिस्थितिकी एक ऐसा दर्शन है जो हमें एक दृष्टिकोण प्रदान करता है कि हम मनुष्य और पृथ्वी के बीच के संबंध को किस तरीके से नई दृष्टि के साथ देख सकते हैं। छात्रों, इस अध्याय में हम जानेंगे कि गहन पारिस्थितिकी क्या है, इसकी उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। साथ ही में हम बहुत गहराई और विस्तार के साथ यह जानेंगे कि गहन पारिस्थितिकी की सामान्य विशेषताएं क्या-क्या हैं। तो आइए हम इन पे चर्चा करते हैं। अब आप आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस सत्र के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं। प्रथम, गहन पारिस्थितिकी की मूल अवधारणा को समझना। दूसरा, इसके ऐतिहासिक विकास और विचारधारात्मक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना है। तीसरा, गहन पारिस्थितिकी की सामान्य विशेषताओं की पहचान करना। चौथा, पारिस्थितिकी संबंधी सोच में गहराई और व्यापकता का विकास करना है। अंतिम, मानव और प्रकृति के संबंध को पुनः परिभाषित करने की प्रेरणा देना है। तो अब हमने इस अध्याय के उद्देश्यों को जान लिया है। अब सबसे सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे कि गहन पारिस्थितिकी आखिर क्या है। देखिए, हमारे लिए यह जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी विषय को गहराई से पढ़ते हैं, उसकी मूलभूत परिभाषा क्या है और उसका क्या दृष्टिकोण है। गहन पारिस्थितिकी एक पर्यावरणीय दर्शन है जो सभी जीवित प्राणियों के अंतर्निहित मूल्य को बढ़ावा देता है, चाहे वह मानव आवश्यकताओं के लिए कितने ही उपयोगी हों। यह दर्शन मानव और प्रकृति के बीच के अंतर संबंध पर बल देता है और यह आधुनिक मानव चेतना तथा सामाजिक संरचनाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव की मांग करता है ताकि सभी जीवन रूपों के लिए स्थिरता और सम्मान को बढ़ावा मिल सके। गहन पारिस्थितिकी अर्थात डीप इकोलॉजी, यह एक ऐसी विचारधारा है जहां हम यह मानते हैं कि पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव इत्यादि सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी एक सामान्य हैं। यह विचारधारा यह भी जोर देती है कि यह मनुष्य केंद्रित ना होकर प्राकृतिक केंद्रित है। इस विचारधारा के अंतर्गत मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है, बल्कि मनुष्य को एक अभिन्न भाग माना गया है पृथ्वी का। और यह विचारधारा हमें यह दर्शाती है कि हम पृथ्वी के साथ कैसा संबंध रख सकते हैं जिससे एक सामंजस्य स्थापित हो सके। छात्रों, जैसा कि हम आज के समय में देख पा रहे हैं कि मनुष्य पृथ्वी द्वारा दिए गए संसाधनों का लगातार दोहन कर रहा है। यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। गहन पारिस्थितिकी की इसी विचारधारा की आलोचना करती है। 1973 में आर्ने अनीस, एक नॉर्वेजियन दार्शनिक, ने गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द को सबसे पहली बार अपने लेख में शामिल किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य और पृथ्वी के बीच का सामंजस्य किस प्रकार का होना चाहिए। उन्होंने जो अभी सामान्य रूप से जो पर्यावरणवाद हम देख रहे हैं उसकी आलोचना करते हुए कहा कि हमें हमारी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से हम हमारे पर्यावरण के साथ एक संतुलन में आगे बढ़ सकते हैं। आर्ने अनीज ने ऊपरी पारिस्थितिकी या शैलो इकोलॉजी की आलोचना करते हुए हमें यह दर्शन के माध्यम से बताया कि अगर हम पृथ्वी के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हम गहन पारिस्थितिकी की विचारधारा को अपना लें। अब हम जानेंगे छात्रों कि गहन पारिस्थितिकी की उत्पत्ति और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। गहन पारिस्थितिकी एक शब्द है जो आर्ने अनीज ने अपने लेख द शैलो एंड द डीप लॉन्ग रेंज इकोलॉजी मूवमेंट में प्रस्तुत किया। यह विचारधारा कुछ बौद्धिक परंपराओं से प्रेरित थी। पहली, स्पिनोजा का मोनिज्म, जो सभी के अस्तित्व की एकता पर जोर देता है। दूसरी, गांधीवाद अहिंसा, जो प्रकृति के साथ अहिंसक सह अस्तित्व सिखाती है। तीसरी,
ऑल्डो लियोपोल्ड की लैंड एथिक, जो भूमि और पर्यावरण के प्रति नैतिक जिम्मेदारी की बात करती है। और चौथी पूर्वी रहस्यवाद या आदिवासी दृष्टिकोण है, जो हमें प्रकृति के साथ आध्यात्मिक जुड़ाव और संतुलन के मार्ग को दिखाता है। छात्रों, जब अब हमने जान लिया है कि गहन पारिस्थितिकी क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, अब हम जानेंगे कि गहन पारिस्थितिकी की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। इसकी प्रथम सामान्य विशेषता है जीवन का आंतरिक मूल्य। गहन पारिस्थितिकी हमें यह बताती है कि जो भी इस पृथ्वी पर जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि प्रस्तुत हैं, सभी का एक अंतर्निहित मूल्य है। सभी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, चाहे उनकी प्रत्यक्ष रूप से कोई भी हमें लाभ ना मिलता हो, लेकिन हमारी पृथ्वी के सामंजस्य और संतुलन को स्थापित करने के लिए वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गहन पारिस्थितिकी यह मानती है कि प्रत्येक जीवनधारी, चाहे वह किसी भी आकार, रूप, स्वरूप या उपयोगिता का हो, अपने आप में ही मूल्यवान है। इन जीवन रूपों का मूल्य केवल मानव उपयोगिता से नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व मात्र से निर्धारित होता है। आइए अब हम एक छोटे से उदाहरण के साथ समझते हैं। जंगल में उगा हुआ एक छोटा सा फूल, जिसकी प्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्रकृति की सुंदरता बढ़ा रहा है, साथ में पर्यावरण संतुलन का भी कार्य कर रहा है। अब हम कुछ और उदाहरणों के साथ जीवन के आंतरिक मूल्य को समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय ने पेड़ पौधे और जानवरों का संरक्षण किया। वह उनके साथ प्रेम की भावना के साथ रहते हैं, साथ ही उनकी रक्षा करते हैं। यह समुदाय हमें एक ऐसी सीख देता है कि हम पृथ्वी के साथ सामंजस्य कैसे बैठा सकते हैं। दूसरा उदाहरण, केरल के साइलेंट वैली आंदोलन। इस आंदोलन में हमने यह जाना कि विकास के लिए हमें वर्षावनों का कटाव नहीं करना चाहिए, बल्कि वर्षावनों के साथ होते हुए हमें विकास की ओर बढ़ना चाहिए। यह दोनों उदाहरण हमें यह समझाते हैं कि हम पारिस्थितिकी तंत्र में कैसे सामंजस्य बना सकते हैं और साथ ही अपने व्यवहार में उसको कैसे उतार सकते हैं। छात्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और गहन पारिस्थितिकी की अगली विशेषता की ओर बढ़ते हैं, जो कि है जैव विविधता संरक्षण। आप देख रहे हैं कि आज मनुष्य ज्यादातर जैव विविधता को बहुत हानि पहुंचा रहा है, कई बार अपनी विकास की नीतियों से या कई बार अपनी जीवन शैली से। इस हानि की वजह से हमारी जैव विविधता पे बहुत बड़ा खतरा पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं, अगर इस जैव विविधता में से कोई एक छोटा सा जीव भी अलग हो जाता है तो हमारे पर्यावरण एक बहुत बड़े संकट में पड़ सकता है। हमें जरूरत है कि हम हमारी जैव विविधता का संरक्षण करें। गहन पारिस्थितिकी जैव विविधता को केवल एक प्राकृतिक संपदा नहीं मानती है, बल्कि यह आवश्यक पारिस्थितिकी संतुलन के आधार स्तंभ के रूप में देखती है। यह विचार हमें सिखाता है कि प्रजातियों की विविधता पर्यावरणीय अस्तित्व के लिए जरूरी है। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे भारत में कई सारी जनजातियां रहती हैं। मुख्य तौर से अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें और पूर्वी हिमालयों की बात करें, यहाँ की जनजातियां ऐतिहासिक रूप से पेड़ पौधे और जानवरों का संरक्षण करती आ रही हैं। साथ ही छात्रों, मैं आपका विचार और ध्यान एक रिपोर्ट की ओर ले जाना चाहूंगी, जो कि यूएन ने प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में 2019 में उन्होंने बताया कि हमारी जैव विविधता पे बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम लगातार इसी गति के साथ आगे बढ़ते रहे तो हम पर्यावरणीय संकट से जूझ सकते हैं। तो गहन पारिस्थितिकी बच्चों हमें क्या सिखा रही है कि हमें जैव विविधता का संरक्षण करना है। अब छात्रों, हम इसकी तीसरी विशेषता की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आवश्यकता अनुसार संसाधन उपयोग। आप सभी जानते हैं कि हम संसाधनों का अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं, चाहे वह कोई भी छोटा सा संसाधन ही क्यों ना हो। लेकिन गहन पारिस्थितिकी हमें क्या समझा रही है फिर से, कि हमें अपने आप पे काबू करना है, कि हम संसाधनों का इतना उपयोग ना करें कि उनका दोहन हो जाए।
गहन पारिस्थितिकी यह मान्यता रखती है कि प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए लाभ उठाने की वस्तु नहीं, बल्कि साझा जीवन के लिए आवश्यक है, अतः उनके उपयोग आवश्यकता अनुसार ही किए जाने चाहिए और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही किसी भी संसाधन का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। अब हम इसको और थोड़ा सा गहराई से कुछ उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। एक जीरो वेस्ट आंदोलन है, उसके अंतर्गत हमें कचरा ना करने की अवधारणा को समझाया गया और साथ ही यह भी बताया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों को कैसे रिसाइकल या पुनः अपने जीवन में उसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में एक दूसरा उदाहरण भी मैं आपको देना चाहूँगी जो बौद्धिक परंपराओं पे आधारित है। वह हमें यह सिखाता है कि हमें कम से कम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए जिससे हम एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकें। अब हम जानेंगे इसकी अगली विशेषता जो कि है जनसंख्या संतुलन। आप अभी देख रहे हैं कि जनसंख्या बहुत ही वृद्धि से बढ़ रही है। अगर जनसंख्या इसी वृद्धि से बढ़ती रही तो क्या हम इन संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे? नहीं। तो हमें आवश्यकता है कि हम अपनी जनसंख्या पे काबू करें। और हम ये कैसे कर सकते हैं? यह हमारी नीतियों के जरिए हम इसको कर सकते हैं। यह विचार दर्शाता है कि अधिक मानव जनसंख्या न केवल अन्य जीवों के लिए आवासीय संकट खड़ा कर रही है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र पर असंतुलन पैदा करती है। जनसंख्या का संतुलन पारिस्थितिकी न्याय को सुनिश्चित करने के लिए साथ ही साथ संसाधनों के न्यायपूर्वक वितरण के लिए सहायक होता है। अब इस चीज को हम थोड़ा सा उदाहरण के जरिए और समझ लेते हैं। आप केरल पे आइए, हमारे भारत के। यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि हमारी जनसंख्या स्थिरीकरण हो चुका है और इस जनसंख्या स्थिरीकरण से हुआ क्या है? यहाँ की महिलाओं में सशक्तिकरण बढ़ा है, साथ ही यहाँ की शिक्षा में भी वृद्धि हुई है। दूसरा उदाहरण मैं आपको चीन का देना चाहूंगी। अब चीन के उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं वहाँ की एक बच्चे की नीति, जो वहाँ की जनसंख्या पे तो काबू कर चुकी है। साथ ही हमने चीन में यह भी देखा कि वहाँ के पर्यावरण और वहाँ की सामाजिक स्थितियों पे भी बदलाव हमें देखने को मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसकी अगली विशेषता पर चर्चा करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप। गहन पारिस्थितिकी यह विशेषता हमें समझाती है कि पृथ्वी अपने आप में ही इतनी संतुलित है, उसको किसी के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वह अपना संतुलन पुनः स्थापित करने में बहुत कारगर है। जब मनुष्य बहुत अधिक पृथ्वी के संसाधनों या पृथ्वी की द्वारा स्थापित एक संरचना पे बहुत अधिक छेड़छाड़ करता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। थोड़ा सा समझिए कि यह संतुलन कैसे बिगड़ता है। जब आप रिसोर्सेज या संसाधनों का अधिक दोहन कर लेते हैं या किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाते हैं या उन्हें पृथ्वी से एक्सटिंक्ट या फिर वह लुप्त हो जाते हैं, उस तरीके से हम पृथ्वी का हनन बार बार अपने दैनिक जीवन में भी कर रहे हैं। तो गहन पारिस्थितिकी हम पे रोक लगाती है कि आप रुक जाइए और आप पुनः सोचिए कि आप किस तरीके से अपने पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। आप हमारे भारत के चिपको आंदोलन से तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसके बारे में जानते होंगे। यह आंदोलन हमारे देश के उत्तराखंड के राज्य में हुआ। इस आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं ने पेड़ों से लिपटकर उनके कटाव को रोका था। तो देखिए ये कितनी सुंदर एक आंदोलन हमारे भारत में घटा, जिसके माध्यम से हमने देखा कि हमें पर्यावरण का बचाव करना है, उसका संरक्षण करना है। आइए अब हम इसकी अगली विशेषता की ओर चर्चा करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। आर्थिक नीतिगत सुधार। गहन पारिस्थितिकी हमें बता रही है कि हमारी नीतियों में कमी है और हमें इनमें सुधार लाने की आवश्यकता है। यह बोल रही है कि आपकी नीतियां सिर्फ विकास केंद्रित हैं, ना कि पृथ्वी केंद्रित। हमें आवश्यकता है कि हम हमारी नीतियों को फिर से एक नया रूप दें और उनको पर्यावरण की तरफ ले जाएं। तो गहन पारिस्थितिकी हमें कह रही है कि हम किस प्रकार से पृथ्वी को दोबारा से संतुलन में ला सकते हैं।
वो ऐसे किया जा सकता है, या वो कोई आंदोलन के माध्यम से हो सकता है, या हम एक नीतिगत ढांचे को बदलाव कर सकते हैं, या फिर हम हमारी दैनिक जीवन शैली में भी बदलाव ला सकते हैं, जिसके माध्यम से हम यह चेंज या यह इसको एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह विशेषता एक वैकल्पिक नीति व्यवस्था की आवश्यकता को उजागर करती है, जो न कि केवल पर्यावरणीय संतुलन सुनिश्चित करे, बल्कि जैव विविधता और मानव हितों के बीच में संतुलन भी स्थापित करे। आइए अब थोड़ा सा समझिए कि आप सभी अवगत होंगे भूटान के ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स से। अब ये इंडेक्स हमें क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि आर्थिक नीतियों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है कि मानव कैसे खुश रह सकता है और पर्यावरण के साथ एक सामंजस्य बिठा सकता है। तो इस प्रकार के इंडेक्स को आना बहुत ज़रूरी है हमारी सोच और हमारी नीतियों में, ताकि हम पर्यावरण के बारे में और जागरूक हो सकें। इसका एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी, जो कि है ग्राम स्वराज। अब इसके अंतर्गत क्या है? एक गांव अपने आप में इतना सक्षम है कि वह अपने आर्थिक और सामाजिक सारे ही पहलुओं को भरपूर तरीके से उपयोग करते हुए उनका यूटिलाइजेशन कर सकता है। आत्मिक संबंध क्या है? आत्मिक संबंध वह संबंध है जो एक आत्मा का किसी भी वस्तु या पर्यावरण से भी हो सकता है। इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बालक किस तरीके से अपने माता पिता से प्यार करता है, उसका आत्मा से जुड़ाव होता है अपने माता पिता के लिए, और वह उनसे प्रेम, करुणा, सद्भाव की भावना रखता है। तो हम बस यही चाह रहे हैं कि हम अपनी प्रकृति के लिए करुणा, प्रेम, सद्भाव, सम्मान, इसकी भावना रखें और विकास की नीतियों की ओर आगे बढ़ते रहें। गहन पारिस्थितिकी केवल बौद्धिक सिद्धांत नहीं, बल्कि आत्मिक अनुभूति है। इसमें व्यक्ति स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं, बल्कि उसका ही एक रूप मानता है। तो बेसिकली यह आत्मा का संबंध है प्रकृति से। जब हम प्रकृति को यह मान लेंगे कि वह हमारा ही हिस्सा है, तब हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब तक हम यह सोचेंगे कि प्रकृति हमसे अलग है और मानव अलग है, तो हम कंटिन्यूअसली या लगातार प्रकृति को और उसका सामंजस्य उसके साथ तोड़ते जाएंगे और इस संतुलन को भी अव्यवस्थित कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से कुछ उदाहरणों के साथ जान लेते हैं। देखिए, आप जापान के शिंटो परंपरा से अवगत होंगे, और अगर नहीं भी हैं तो यह परंपरा यह सिखाती है कि नदी, पहाड़ सभी बहुत पवित्र हैं। चलिए आप हमारे भारत पे आइए अब, और भारत के अंदर आप सभी इस चीज़ से तो मेरे को लगता है अवगत होंगे। इसमें हम भारत में देख रहे हैं कि हमारी गंगा, नर्मदा जैसी नदियों की हम पूजा करते हैं। तो ये क्या है? ये आत्मा का संबंध है। हम उन्हें सम्मान देते हैं और हम पूजा करते हैं। साथ ही में हमने ऐसे आंदोलन भी किए हैं जहां हमने हमारी नदियों की बचाने की कोशिश की है, जो कि एक नर्मदा बचाओ आंदोलन से आप समझ सकते हैं। तो हमें हमारी पारिस्थितिकी के साथ आत्मिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है। छात्रों, अब हम इसकी अंतिम विशेषता की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि है सक्रिय पारिस्थितिकी भागीदारी। जैसा कि अभी तक हम इस अध्याय में चर्चा करते आ रहे हैं कि हमें पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाना है। केवल इस चीज को जान लेने भर से हम वह सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। हमें आवश्यकता है कि हम जमीन पे आके उस सामंजस्य को स्थापित करने लगें। और वो कैसे कर सकते हैं? वो हमारे कार्यों के जरिए होगा। हम हमारी जीवन शैली में बदलाव लाएं, साथ ही हम अपनी नीतिगत ढांचे को सुधारें, तभी हम इस बदलाव की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अर्थात यह संभव नहीं है। गहन पारिस्थितिकी की अवधारणा तभी प्रभावी होगी जब व्यक्ति, समुदाय और संस्था इन सिद्धांतों को अपने दैनिक व्यवहार, निर्णय और नीतियों में लागू करेगी। यह निष्क्रिय सहमति से नहीं, बल्कि सक्रिय सहभागिता से ही संभव है। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कुछ उदाहरणों के साथ। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर, यहाँ पे युवा पीढ़ी ने फ्राइडे को आकर पर्यावरण को बचाने की सिर्फ बात की है। छात्रों, अब हम इसके निष्कर्ष की ओर पहुंच रहे हैं। तो अभी तक हमने जिस चीज़ पे चर्चा की है, अब हम उसे सारांश की तरफ लेके जाएंगे और जानेंगे कि हमने इस अध्याय में क्या क्या जाना। तो इसका निष्कर्ष मेरा ये मानना है कि गहन पारिस्थितिकी केवल एक विचारधारा नहीं है। आप उसको एक विचारधारा की तरह ना लीजिए। विचारधारा ना होके वह एक जीवन को जीने का तरीका है,
जो आप अपने जीवन में उतारेंगे, तभी यह संभव है कि आप वह संतुलन स्थापित कर पाएंगे और एक सामंजस्य बिठा पाएंगे। हमें ऊपरी या सतही पारिस्थितिकी से या शैलो इकोलॉजी से आगे बढ़ना है और गहन या डीप इकोलॉजी की तरफ अग्रसर होना है। छात्रों, हम अब इस अध्याय की बिल्कुल ही अंतिम कड़ी पे पहुंच चुके हैं। मैं अब आपको सारांश देना चाहूँगी इस अध्याय का कि हमने यहाँ क्या क्या सीखा आज। हमने सबसे पहले विचार किया कि गहन पारिस्थितिकी क्या है, फिर उसके बाद हमने जाना इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही। उसके बाद हमने यह जाना कि इसकी सामान्य विशेषताएं क्या हैं। यह विचारधारा हमें पर्यावरण संरक्षण तो सिखा रही है और साथ ही में हमारे जीवन में वह बदलाव लाने की अपेक्षा कर रही है जिससे हम हमारी पृथ्वी के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि को सामान्य दृष्टि से देख सकें, केवल हम उन्हें भौतिकवाद की दृष्टि से ना देखें। हमें ये समझा रही है कि हमें हमारे विचारों में और हमारी क्रियाओं में चेंज लाने की आवश्यकता है, जिससे हम हमारे पर्यावरण के साथ एक बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। गहन पारिस्थितिकी हमें पर्यावरण का सम्मान करना सिखाती है, साथ ही यह सिखाती है कि हमें आवश्यकता है हम हमारे डेली या दैनिक जीवन में बदलाव लाएं। साथ ही यह हमें कह रही है कि पर्यावरण की समस्याएं जैसे प्रदूषण, जैव विविधता को हानि को हम कैसे सुधार सकते हैं और पर्यावरण के उस संतुलन को वापस पुनः कैसे स्थापित कर सकते हैं। छात्रों, हमें गहन पारिस्थितिकी के जो विशेषताएं हैं उनको अपने दैनिक जीवन में उतारने की आवश्यकता है और हमारे पर्यावरण के संरक्षण करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो आइए इन सारी ही विशेषताओं को मनन करते हुए अपने जीवन में उतारें और इनको क्रियान्वित करें। छात्रों, मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगी और अब हम अगले अध्याय में वापस मुलाकात करेंगे। नमस्कार।